बोर्ड की अब जमींदारी, जमीन हड़पो वो नहीं होगा। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। ये मौलाना हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। दादागिरी करते हैं वक्फ के नाम पर, गरीबों के ऊपर, वक्फ के नाम पर प्राइवेट लोगों के ऊपर दादागिरी करते हैं। I had proposed for Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अब वक्त की मनमानी नहीं चलेगी। बहुत हुई मनमानी, ये इसलिए क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। फिर चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, जम्मू हो, लखनऊ हो, आप गिनती करते रहिए, गिनती कम पड़ जाएगी। लेकिन वक्फ जिस तरफ उंगली दिखाता है वो जमीन उसकी हो जाती है। इसी पर अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर वक्फ की मनमानी कब तक। मांग तो यहां तक उठने लगी है कि अब वक्फ को ही खत्म कर देना चाहिए। और ये मांग क्यों उठ रही है? इसीलिए उठ रही है क्योंकि वक्फ लगातार मनमानी करके किसी भी जमीन पर हाथ रखता है और कहता है कि ये जमीन हमारी है। फिर चाहे वहां मंदिर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, घर हो, इससे वक्फ का कोई सरोकार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में काफी लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि वक्फ बेलगाम होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि देश के मंदिरों से लेकर अब से कब्जे की नीति, लोकतंत्र के मंदिर तक अब ये नीति पहुंच गई है। और AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद तक की जमीन को वक्फ का बता दिया है। हालांकि सांसद महोदय के इन दावों से बहुत पहले सरकार ने वक्फ पर नकेल कसने की तैयारी कर ली थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया गया था और इसके बाद विपक्षी सांसदों की मांग पर JPC का गठन कर दिया गया था, जिसकी कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। और इन बैठकों में से एक बैठक से हाथापाई तक की तस्वीर सामने आई थी, नौबत यहां तक पहुंच गई थी। लेकिन इतना हंगामा होने के बाद भी वक्फ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ बोर्ड तमिलनाडु से लेकर जम्मू तक किसी भी जमीन पर हाथ रखकर उसे अपना होने का दावा करता है और उस जमीन पर मालिकाना हक रखने वालों को बेदखल करने में मिनटों का समय नहीं लगाता है। वक्फ को असीम शक्तियां देने के लिए पहले ही UPA सरकार ने वक्फ एक्ट में कई बार संशोधन भी किए हैं। लेकिन आज जब सरकार वक्फ के सताए लोगों का ख्याल रखते हुए बिल लाई है तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले इनके रहनुमा एक बार फिर से हल्ला मचाने लगे हैं। आज महाभारत में सवाल यही कि वक्फ की कब्जा नीति तुष्टीकरण करने वालों को क्यों नहीं दिखती है। गरीब वंचितों के अधिकारों की बात करने वाले वक्फ को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और जयपुर के उन लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखता है जिनकी जमीन, मकान और दुकान पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। इसीलिए आज महाभारत में यह सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर वक्फ की मनमानी जो चल रही है उस पर जब सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है, लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्यों हल्ला मचाया जा रहा है। कुछ लोग तो वोट बैंक की राजनीति के चलते सीधे सीधे इसे एक समुदाय को टारगेट करने से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला मामला केस 1 कर्नाटक का आपको बताती हूं। कर्नाटक के किसानों की पुश्तैनी जमीन पर दावा किया गया है। 1500 एकड़ भूमि को अपना लिया गया है, साथ ही जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। विजयपुर के होनवाड़ा गांव का यह मामला है, यह पहला मामला है। हालांकि ऐसे कई मामले हैं, लेकिन कुछ मामले अभी आपको मैं बता रही हूं। दूसरा केस आपको बता देती हूं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सदियों पुराने मंदिर परिसर पर दावा किया गया। मंदिर की 40 एकड़ जमीन को लेकर केस हुआ। महाराष्ट्र के अहमदनगर का यह मामला है। और अब मामला आपको जम्मू का बताती हूं क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक से मामला जम्मू तक पहुंच गया है। दशकों से रह रहे परिवारों को नोटिस दे दिया गया है, घर जमीन खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जम्मू के बदारत रोड का मामला बताया जा रहा है। चौथा मामला जल्दी से आपको बता देती हूं, यह मामला केरल का है, जहां मछुआरों के पूरे परिवार को, पूरे गांव को बल्कि वक्फ ने दावा करते हुए जमीन से बेदखल कर दिया है। करीब 100 साल पुराने गांव पर दावा ठोका है, जिसमें 610 परिवारों को बेघर करने की तैयारी है। पांचवा मामला लखनऊ का है, जहां 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी, शिवालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, सभी जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ को मजबूत किसने किया है। वक्फ को मजबूत किया है अभी की इंडी सरकार ने। कैसे मजबूत किया है ये आपको बता देती हूँ, क्योंकि नियम ऐसे लाए गए थे, वक्फ एक्ट में संशोधन ऐसे किया गया था कि वक्फ और ज्यादा मजबूत होता चला जाए।
क्या संशोधन किए गए थे और कैसे वक्फ को मजबूत करने के लिए अभी की इंडी और उस वक्त की यूपीए सरकार ने कदम उठाए थे, ये आपको जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल वक्फ को इंडी ने खैरात दी है, कई खैरातें दी हैं। कैसे और क्यों कह रहे हैं, सुनिए। यूपीए ने 2013 में एक्ट को मजबूत कर दिया था। इसके पहले भी मजबूत करने के लिए एक्ट में संशोधन किए गए थे, ये पहली बार नहीं था। कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी थमा दी थी वक्फ बोर्ड को। दिल्ली में बेशकीमती संपत्तियां सौंप दी थी वक्फ को सीधे सीधे। चुनाव से पहले 2014 में भी ये संपत्तियां दी गई थी। लुटियंस दिल्ली मंत्रालयों की संपत्ति सीधे सीधे वक्फ को दे दी गई थी और उसी पर वक्फ दिल्ली में दावा ठोक रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार की नजर गई है। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ की जमीन थी, समझिए, और 15 साल में ये जमीन दोगुना हो गई है। 9 लाख एकड़ ये जमीन हो गई है पिछले 15 सालों में। केजरीवाल ने भी वक्फ को बड़ा फंड दिया है, इसलिए एनडी सरकार कह रहे हैं, पहले कांग्रेस वाली यूपीए सरकार और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए गए थे, बनने के बाद बल्कि 2014 में 101 करोड़ रुपए वक्फ को दिए गए थे। अकेले 2021 में 62.57 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये इतनी बड़ी धनराशि है जिससे वक्फ खुद को और मजबूत करता चला गया है। सार्वजनिक धन वक्फ को सौंप दिया गया है। आरटीआई से यह जानकारी मिली है और आरटीआई के जरिए ही कई जानकारियां ऐसे निकलकर सामने आई हैं। खैर, सवाल यह है कि वक्फ जिस तरह से लगातार मनमानी कर रहा है, कर्नाटक में जाकर 100-600 परिवारों को बेदखल कर देता है, उसके बाद जम्मू में कहते हैं भाई ये जमीन हमारी है, इसे खाली कर दीजिए, तुरंत लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। वो लोग जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ, वो लोग जो सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं इसके खिलाफ, वो सिर्फ वक्फ के सामने गुहार लगाएंगे। जब शिकायत उसी से करनी है जिसने सजा सुनाई है, तो दिक्कत दूर कैसे होगी? आज बात महाभारत में इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड के मसले पर देश भर में बहस छिड़ी है। विवाद की असल वजह वक्फ बोर्ड के दावे वाली संपत्ति रजिस्ट्रेशन और उसमें पारदर्शिता का मसला है, लेकिन मुसलमान इसके पक्ष में नहीं है। बीते कुछ दिनों में हिंदू मंदिरों, हिंदू की जमीनों के साथ साथ सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। दान के नाम पर वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब इतना फैला हुआ है कि वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिकाना हक रखने वाला बोर्ड बन चुका है। देश में माहौल चुनावी है और ऐसे में वक्फ का इस कदर दावा राजनीतिक गलियारों में जमकर गूंज रहा है। वक्फ में संशोधन को लेकर जेपीसी गठित है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत में हाथापाई की तस्वीर भी पूरे देश ने देखी, लेकिन देश में वक्फ के नाम पर जबरन जमीनों पर कब्जे की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। वक्फ बोर्ड किस तरह से लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, हम आपको इसकी 3 ताजा घटनाएं बताते हैं। पहली घटना महाराष्ट्र की है, जहां अहमदनगर के कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये एक विशेष मंदिर कानिफनाथ मंदिर जो है ये बनाया गया है और इसकी स्थापना जो है सन 1200 ईस्वी में हुई थी और अब मामला जो सामने आया है वो काफ़ी सनसनीखेज है। आपको बता दें कि इसी मंदिर के 40 एकड़ ज़मीन को हड़पने का आरोप जो है वो वक़फ़ के ऊपर लगा हुआ है और इसी मंदिर को जो है बताया जा रहा है कि इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई। दूसरी घटना कर्नाटक की है। यहाँ के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव में जहां किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। वक्फ बोल के वो रिकॉर्ड में लिखे तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये स्थिति है। उसका कोई अपील भी नहीं रहता है, ऐसा स्थिति है। इसलिए ये मोनोपोली है, दादागिरी करते हैं वक्फ के नाम पर, गरीबों के ऊपर, वक्फ के नाम पर प्राइवेट लोगों के ऊपर दादागिरी करते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने तय किया है वक्फ एक्ट में बदलाव करना। Congress government in Karnataka is actively providing support through the state machinery for this encroachment. They have shown documents where the mutation register has been changed just over the last week upon the instructions of the minister. I have told the DC and all the Tashildars, whatever notices you want to give it, collect the documents from them. I'll personally sit and we have a chart, not even 1 inch of land, 1 millimeter of land which does not belong to Waqf or which belongs to farmers, genuinely thing will not be acquired by Waqf. They will remain the property of the farmers.
और तीसरी घटना जम्मू की है, जहां करीब 70 साल से रह रहे लोगों को तत्काल जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। अब आप इन चेहरों को देखिए, इन लोगों पर अपना घर छोड़कर सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया है। इन परिवार के घरों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। मामला जम्मू के वजारत रोड इलाके का है। जम्मू शहर के बीचों बीच दलपतिया मोहल्ले में एक परिवार जो कि 1947 से यहाँ पर रह रहा था, वक्फ की तरफ से अब उन्हें कहा जा रहा है कि इस जगह को खाली किया जाए। अब परिवार जो है जो कि एक कमरे में रह रहा था, उन्हें इलाका खाली करने का, जगह खाली करने का आदेश जो है वक्फ की तरफ से सुनाया गया है। परिवार जो है वो अब चिंता में है, क्योंकि ये नहीं जानता कि आखिरकार अब इन्हें जाना कहाँ है, इनका अगला आशियाना कहाँ पर होगा। मर्जी से आते हैं, हमें कुछ नहीं बताते, फोटो शोटो खींच लेते हैं, हमारा यहाँ ही फैसला किया गया। कोई रिटर्न नोटिस दिया गया? कुछ नहीं दिया गया सर। दरअसल वक्फ को लेकर ऐसे कानून हैं जो उसे लैंड माफिया की तरह व्यवहार करने की ताकत देते हैं। वक्फ जिस भी जमीन पर दावा ठोकना चाहे कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा करने का अधिकार मिला हुआ है। वक्फ के इसी कानून में सुधार के लिए मोदी सरकार कानून लेकर आई है, जिस पर फिलहाल जेपीसी में चर्चा हो रही है। लेकिन जमीन पर कब्जे के हालिया मामलों को देखकर समझा जा सकता है कि नए कानून की कितनी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ की मनमानी क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं लगाम लगाई जानी चाहिए वक्फ पर, और क्या वक्फ को लेकर जो मांग उठ रही है उस पर सरकार जिस तरह से अमल करने की बात कह रही है, उस पर जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या उनसे सवाल नहीं होने चाहिए? आज मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हैं, दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन AIMM के साथ में हैं, अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ पे लगाम लग सके, वक्फ की मनमानी को रोका जा सके, जेपीसी का गठन भी कर दिया गया विपक्ष की मांग पर, उसमें हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि जहां पर वक्फ हाथ रख रहा है वो जमीन उसकी होने की स्थिति में आ जाती है, और आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जो जेपीसी गठन किया गया उसमें बैठकें हो रही हैं तो वहां मारपीट तक नौबत आ जा रही है। मनमानी बंद कैसे होगी वक्फ फिर? नहीं, देखिए, ये जो कब्जा मानसिकता या अतिक्रमण मानसिकता है, ये बहुत पुरानी है। 95 और 2013 के जो कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, उन्होंने असीमित ताकत दे दिया है वक्फ को, कि वक्फ ने ताजमहल कहीं पर क्लेम कर लिया, कहीं पर सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, कहीं पर छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, कहीं पर 1500 साल पुराना गांव। आप कल्पना कीजिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई 1400 साल पहले, उसके बाद वक्फ आया, पर गांव 1500 साल पुराना क्लेम कर दिया। और अब आपने हाल ही में देखा है कि कैसे कर्नाटका में किसानों की जमीन हड़पने का, और कर्नाटका में देखिए जमीन से जुड़ी हुई कांग्रेस है, तो कभी मूडा स्कैम, कभी खड़गे जी का स्कैम, अब वक्फ के नाम पर किसानों की जमीन लूटने का। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वक्फ के नाम पर कांग्रेस इतनी उतावली क्यों हो रही है, इतनी उतावली क्यों हो रही है। अब समझ में आया कि देश भर के किसानों की जमीन लूट कर अपने वोट बैंक को देनी है वक्फ के माध्यम से। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण भी छीनकर मुसलमानों को दिया है कर्नाटका में। वैसे ही मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ के मॉड्यूल से वो चाहते हैं कि जो भी किसान की जमीन हो, जो भी किसान की संपत्ति हो, वो छीन कर वो दे देंगे। और इसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटका से की है। इसीलिए आप देखिए कि वक्फ के नाम पर ये सारी भड़काऊ जमात काम पर है। वक्फ के अमेंडमेंट की बात मैंने नहीं की, बीजेपी ने नहीं की, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने की, ये रहमान खान कमेटी रिपोर्ट ने की, मुसलमानों ने की। वक्फ रिफॉर्म होगा तो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जाएगा, और जो बेवा, यतीम, गरीब, ये सब मुसलमान है, उसको फायदा मिलेगा। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी में 200 करोड़ की इनकम है, उन गरीबों को इनकम मिलेगी, इसकी उनका फायदा मिलेगा। पर अजय वर्मा और जो कांग्रेस पार्टी है, इनका षड्यंत्र है कि किसानों की जमीन छीन कर वक्फ के नाम पर कर दे, मंदिरों को वक्फ के नाम पर कर दे, जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम पर कर दे। इसीलिए वो शायद इस प्रकार के कानून का समर्थन कर रहे हैं और संशोधन नहीं करना चाहते। आखिरी 10 सेकंड लेकर आपको बताना चाहता हूं कि 1990 में 2 तरह के कानून आए। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसके तहत अगर अनामिका पांडे जाए और कहे कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप मेरा है, तो उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं कि वो कोर्ट में जा सके। पर दूसरा कानून ऐसा आया कि मान लो कि नाम है दानिश, और वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर बोल दूं, किसी प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट को बोल दूं मान लो, तो वो दानिश को बोलेंगे कि आज वो वक्फ ट्राइब्यूनल में साबित कर देंगे आपके लिए। तो ये सांप्रदायिक सोच के साथ कांग्रेस ने काम किया 1990 के दशक में। इसको ठीक करने की पूरी कवायद चल रही है। ठीक है, मैं अजय जी से सवाल ले रही हूँ। अजय जी, उन लोगों को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने वक्फ को मजबूत किया जो आपका वोट बैंक है,
और उनको ही लाभ पहुंचाने के लिए सीधे सीधे अब कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, उस पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ रही है, आप लोगों ने चुप्पी साध ली है, ये आरोप। देखिए, सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इस भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है पूरे का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 30 से ज्यादा स्टेट है और 5 टेरिटोरियम है और विभिन्न भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। भारत का संविधान ये कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। भाजपा सरकार का कोई एजेंडा वक्फ बोर्ड में इंटरेस्ट नहीं है। इनका एजेंडा चुनाव जीतने के लिए वक्फ और हिंदू मुस्लिम, वक्फ और हिंदू मुस्लिम, वक्फ और हिंदू मुस्लिम, और केवल कांग्रेस को बदनाम करना। 30 स्टेट हैं। मैं अगर ये बताने लगूं कि भाई इनसे पूछा जाए कितने किलोमीटर जमीन वक्फ ने कब्जा कर रखी है, जरा आंकड़ा दे दीजिए। वक्फ ने हिंदुस्तान की सरकार की या हिंदुस्तान के निवासियों की कितने किलोमीटर जमीन या कितने मीटर जमीन या कितने एकड़ या कितने वर्ग मीटर कर रखी है, एक तो ये आंकड़ा मुझे बताएंगे जरा भाजपा सरकार, क्योंकि इनके पास तो सारे आंकड़ों के बाजीगर हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक 2014 से लेके 24 तक वक्फ में संशोधन क्यों नहीं करा? वक्फ में संशोधन इसलिए करने की नौबत आई थी कि साहब 400 के नारे के बाद चक्कर में 240 पे रह गए और लंगड़ी सरकार क्या हो गई, त्रिशंकु सरकार हो गई। एक तरफ नायडू, एक तरफ नीतीश और एक तरफ नरेंद्र। जब तिगड़ी सरकार हो गई है तो उसको बचाने के लिए ये बात कर ले जरा नायडू साहब से वक्फ में उनकी जो जमीन के किस्से हैं, बात कर ले जरा नीतीश जी से। अजय वर्मा, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाइए, वो पक्ष में है, आप विपक्ष में है, आरोप लगाइए, आप उनसे सवाल पूछिए, ठीक है। मेरा सवाल सीधे इतना है कि कर्नाटक में जिन परिवारों को बेदखल किया जा रहा है, केरल में जिन लोगों को जाकर सीधे कह दिया कि घर खाली कर दीजिए, अब ये जमीन वक्फ की है, मतलब जहां नजर पड़ेगी वो जमीन वक्फ की हो जाएगी और लोगों को तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। उन लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे, कहां जाएंगे सर, क्या करेंगे वो लोग? ये भ्रम, जी मैं आपको वही बता रहा हूं, ये भ्रम है, ये भ्रामक है। अच्छा। ये झूठ जो है इस देश में, वो जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। सच बता दीजिए। अगर कहीं ऐसा है तो इस देश में संविधान है, इस देश सर सच बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, इस देश में सरकार है, संविधान है, कोर्ट है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई पीड़ित है और अवैध ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके खिलाफ चाहे अजय वर्मा हो या शहजाद पूनावाला हो या नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब लोग कोर्ट जा सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। गुंडाई ना बीजेपी की चलेगी ना किसी और की चलेगी, लेकिन एजेंडा भाजपा का जरूर चल रहा है इस देश में चुनाव जीतने के लिए। तो चुनाव के चलते ही तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां 40 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी दावा कर रहे हैं जाकर, तो चुनाव के बीच में भी दावा कर रहे हैं। और शहजाद तो कह रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं उन लोगों को आपने मजबूत किया, उनको आपने बढ़ाया है। नहीं, ये कहने से हल नहीं होता। कागज दें, सबूत दें और जाके कोर्ट में केस दायर करें, रिलीफ लें। हर मामले में कोर्ट खुला हुआ है। सोशल मीडिया बहुत जागरूक है। नहीं, मुझे लगता है कि आपने वक्त के नियम को नहीं पढ़ा है। सुन लीजिए सर, आपने बोलो, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तर्कों पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप इस तरह से गलत तथ्य पेश करेंगे। भाई ये साफ है कि वक्फ बोर्ड का फैसला जब भी आता है तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं और उसके लिए आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल जो कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। देखिए देश में 56 इंच की सरकार है, विश्व गुरु की सरकार है। वही तो कर रही है, आपको दिक्कत हो रही है। शहजाद कुछ कह रहे हैं, फिर मैं गुंडाई और बदमाशी होती नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। बदमाशी होती नहीं है। जिस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। आ रही हो राजी शहजाद। अनामिका जी अभी उन्होंने कहा कि ये सब भ्रामक है। अनामिका जी एक एक करके बात रखते हैं। उन्होंने अपनी अजय जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, पूरा मौका मिला आपको बोलने का, फिर बोलने का मौका है। नहीं, वक्त मानसिकता मत दिखाओ, कब्जा मानसिकता मत दिखाओ, अपने अपनी बारी में बोलो। देखिए उन्होंने कहा ये सब भ्रामक है, मतलब कि विजयपुरा के वो गरीब किसान जो रिपब्लिक कन्नडा से बात कर रहे हैं, जो रिपब्लिक चैनल से बात कर रहे हैं, वो किसानों को झूठा बोल रहे हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी उनको झूठा बोल रही। दूसरी बात, अजय वर्मा लाल संविधान लेकर घूमते हैं। लाल संविधान में ये पारसी, जैन, ईसाई, सिख, इनके लिए कोई ऐसा वक्त का अरेंजमेंट है क्या?
अनामिका जी बताओ, हिंदू समाज के पास है कोई ऐसा अरेंजमेंट? हिंदू समाज तो बेचारा जो है वो टेंपल पे टैक्स भर देता है और यहाँ पर अपनी जमीन जो अच्छी लगे जमीन, अब पता नहीं कल रिपब्लिक ऑफिस अच्छा लगेगा, अजय वर्मा जी बोलेंगे किसी को, वो वक्त घोषित हो जाएगी, फिर उनकी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अजय वर्मा जी की मजबूरी है, ये लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस लैंड ग्रैबर की पार्टी है। पैसे इन्होंने नेशनल हेरिटेज का लैंड ग्रैब किया है, इन्होंने खड़गे जी ने लैंड ग्रैब किया एरोस्पेस पार्क का, मित्रों ने गिफ्ट नहीं दिया अर्नब गोस्वामी को। तो लैंड ग्रैबर्स के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, ये लैंड ग्रैब के साथ खड़े रहेंगे, ये लैंड ग्रैबर के साथ ही खड़े रहेंगे पूरी डिबेट में। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब मुझे बता दीजिए सर क्या नियम है? अजय वर्मा तो सीधे मना कर रहे हैं कि एक नियम होता है, उसके मुताबिक वक्फ उस जमीन पर अपना दावा करता है। क्या यही नियम है कि कहीं पर भी जाओ और कह दो ये हमारी जमीन है, कल इसे खाली करना है आपको, किसी को भी कह देंगे? या बिल्कुल ठीक है। देखिए अनामिका जी, अजय जी ने जो कहा, ट्राइब्यूनल पहले नोटिस देता है, नोटिस के तहत 1 महीने का पीरियड दिया जाता है। उसमें अगर पार्टी ये बताती है कि नहीं हमारा क्लेम है, जिस तरह से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ था, आज सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, वक्फ का दावा गलत साबित हुआ। ताजमहल पे भी ऐसा ही हुआ था, ESI ने उसको साबित कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर वक्फ लागू नहीं होता है। यहाँ पर शहजाद भाई जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इनकी बात मानना चाहिए कि भाई इनको बहुत मोहब्बत है मुसलमानों से और यतीमों से, बेवाओं से, और ये जो अमेंडमेंट सरकार ला रही है ये वाकई में मुसलमानों का भला करने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करिए ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। शहजाद भाई, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वक्फ की प्रॉपर्टीज है, कल से उनके ऊपर आप जो है ना मुसलमानों को, यतीमों को, विवाहों को, उसके अंदर जो भी उसके अंदर से आमदनी हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देना शुरू कर दे। यूपी के अंदर लाखों लाख एकड़ जमीन के ऊपर यूपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर बैठी हुई है, वहां पर देखिए अनामिका जी, सवाल ये है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड के अंदर से आपको इस्लाम और मुसलमान दोनों नाम को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट है। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो वहां का यस मैन जो चीफ मिनिस्टर का होता है वो होता है, उसके ऑफिशियल्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। इसमें मुसलमानों का या इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई चलिए आप ये बात कह रहे हैं, मेरा एक सवाल सुनिए, फिर शहजाद रिएक्ट कर रहे हैं, फिर और भी मेहमान के पास जाऊंगी। मेरा सवाल सुनिए अतिकुर साहब, आपने कहा कि अजय वर्मा ठीक कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसमें जाइए, आप वहां जाकर अपने पेपर्स रखिए, अपनी बात रखिए, अगर जमीन आपकी है तो वापस आपको मिल जाएगी, वक्फ को नहीं मिलेगी। गलत हो तो ठीक कर दीजिएगा मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मैं अपने रोजमर्रा के काम को कर रही हूँ, मुझे अचानक से कहा जाता है कि ये जमीन हमारी है। सर पहला तो मेंटल टॉर्चर हो जाता है, फिर आदमी वहां जाएगा, अपना काम धाम छोड़ के 50 चक्कर लगाएगा कि ये मेरा पेपर है, मुझे आपके सामने साबित करना है, और अब ये मेरी जमीन है। 10 चक्कर सर वहां के लगाए जाएंगे, 50 चक्कर, टाइम वेस्ट भी होगा उसमें, मेंटल टॉर्चर भी होगा उसमें। अनामिका जी नहीं रुकिए अतिकुर साहब की बात है अनामिका जी। हाँ अनामिका जी, कितने दुख की बात है। देखिए ये बात जो आपने अभी अभी कही कि टाइम वेस्ट होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, क्या उन मुसलमानों पे लागू नहीं होता है जहां पर रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है? वो भी तो बुलडोजर पे कहां पहुंच गए आप? 50 साल से रह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आप बुलडोजर को गलत कह रहे हैं तो वक्फ भी गलत है, अगर आप बुलडोजर को गलत कह रहे हैं तो वक्फ भी गलत है, क्योंकि दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं, दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं। तो आप नहीं सर, आप मुझे कहिए कि आपके हिसाब से अगर बुलडोजर एक्शन गलत है, तो फिर वक्फ जो एक्शन ले रहा है, किसी भी जमीन पे हाथ रख के कहता है हमारी है, तो वो भी गलत है। आप कहिए हाँ गलत है, वो गलत है। इमीडिएट एक्शन नहीं होना चाहिए। ये परिवार वहां रह रहे हैं, किसी तरह से उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये दोनों पर लागू होता है। यानी आपने कबूल किया कि जो बुलडोजर एक्शन मुसलमानों पे हुआ वो भी गलत हुआ। थैंक यू सो मच। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा।
सबसे पहले अनामिका जी, आपने शायद बचपन में हमने ऐसी कहानियां सुनी थी और बचपन में ऐसा गांव में होता था कि कुछ डकैत लोग कहे जाते थे, उनको डकैत कहा जाता था और वो डकैत बड़े पावरफुल होते थे, वो साधारण नहीं होते थे। मतलब उनका बड़ा डकैत बड़े पावरफुल होते थे और आपको आकर के एक चिट्ठी दे जाया करते थे। ऐसा उनका नियम था कि वो चिट्ठी दे करके और लूटा करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस अगर देखा जाए तो जो वक्त का हो रहा है बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है। जैसे उन डकैत का कोई लेना देना आपके घर से नहीं है, आपने अपनी मेहनत से उस सामान को कमाया है, उस घर को बनाया है, वो जो भी है वो संपत्ति आपकी है। लेकिन वो डकैत आते हैं, एक चिट्ठी आपके घर पे आ जाती थी कि आज रात को हम आपको लूटने आएंगे, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मतलब बचाने का तो प्रयास भी आपको नहीं करना है क्योंकि हम इतने पावरफुल हैं कि आपको लूटेंगे ही लूटेंगे। तो उसी प्रकार के जो डकैत वाली पावर थी ना, वो इस देश की जो सरकारें थी उन्होंने वक्त को उठा करके सौंप दी और वो वही वाला काम कर रहे हैं। वो आते हैं और आपको चिट्ठी देते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है, इसको आपने खाली करना ही होगा। देश के अंदर एक बात बताइए, एक है संविधान और एक है बहुविधान। वो कह रहे हैं 1 महीने का नोटिस देते हैं। वही तो बात हो गई ना। मैं स्पष्ट तो वही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। अतीकुर रहमान जी को यही तो समझना चाहिए कि वो भी आकर के 4 दिन पहले आपको एक चिट्ठी देते थे कि भैया हम लूटने आएंगे, और यहां भी आज यही हो रहा है कि 1 महीने पहले हम आपको नोटिस देने आते हैं कि आपको लूटने आएंगे। अच्छा, एक बात और है, उन डकैतों के पास भी कोई उनकी कुछ है वहां पर, इसका कोई प्रूफ नहीं होता था क्योंकि होता ही उनका नहीं था। इसी प्रकार वक्त के पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। आपकी जमीन है फिर भी आप उनके सामने बेबस होगे क्योंकि इन डकैतों को ऑलरेडी पावर दे रखा गया है, पाला पोसा गया है कि हां आपको यह पावर है और जाओ जिसकी जमीन लूटने की इच्छा है उसको लूटो। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती, बड़ा दर्द होता है जब मैं ये देखता हूं कि हमारी जब भी कुछ बात होगी, चाहे वो कोई भी कानून बनाया जाएगा, चाहे वक्त को लेकर के बात की जाएगी। आज मेरे पास अजय वर्मा साहब बैठे हैं, इनको ये पीड़ा नहीं हुई कि वो जो किसान हैं जिनकी जमीनें खाली करने की, जिनको घर खाली करने की, मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, मैं उनके पक्ष में जाकर के बोलूं। इनको पीड़ा ही नहीं है कि सनातन धर्म में जो लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो कह दिया गया है कि ये मंदिर जो है वक्त की प्रॉपर्टी है, भाई इसको खाली करो। सनातन धर्म की पीड़ा नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नहीं जी, वक्त के खिलाफ जायदादी की जा रही है, नुकसान किया जा रहा है। तो साहब कभी तो सनातनियों के प्रति सोचिए। आपने असीमित पावर दिया है वक्त को, आपने असीमित पावर दिया है स्पेशल कम्युनिटी को, टोपीधारियों को। अरे कभी हम तिलकधारियों के बारे में भी साहब कुछ सोच लीजिए। दानिश कुरैशी, इन्हीं असीमित शक्तियों से मेरा सवाल है कि अगर असीमित शक्तियां देने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन किया जा सकता है, तो जब शक्तियां असीमित हो जाती हैं तो उसे सीमित करने के लिए बिल लाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या रिपब्लिक भारत इस जो डकैती वाली भाषा को पैरालिस्ट कर रहा था उसको एंड्रोस करता है? क्या इस देश का एक कानून है और उस कानून प्रकार की एक बात बताइए और प्रोसेस क्या है, तो मुझे प्रोसेस समझा दीजिए। आप जब किसी की प्रॉपर्टी, जब वक्त किसी की प्रॉपर्टी लेता है तो क्या करता है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है? क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि ये हमारी, इस पर हमारा कोई अधिकार है? विदाउट एनी डॉक्यूमेंट अगर वो जा करके कह देता है कि हमारी प्रॉपर्टी डकैती नहीं, तो और क्या है मुझे बता दीजिए। अगर जाकर जबरदस्ती दावा कर दिया जाता है, 1500 साल पुराने गांव को जाकर दावा कर दिया हमारी हो गई, पार्लियामेंट को जाकर दावा कर दिया जाता है ये जी हमारी हो गई, जहां उठाया गया सुप्रीम कोर्ट को कल दावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को दावा कर दिया गया था कि जी हमारा हो गया, मंदिर को दावा कर दिया गया हमारा हो गया, गुरुद्वारे को दावा कर दिया गया हमारा हो गया। डकैती नहीं तो और चल क्या रहा है भाई? शहजाद, अब ये सारा माइक अजय जी आ रही हूँ। शहजाद बोल सकते हैं नहीं, और लोग बोल सकते हैं। सर आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। एक आपत्ति उठाई कि ये डकैत, शहजाद बोलिए। मैं अपनी बात रख दूं ना, अनामिका जी आपने मेरा नाम लिया है तो। हाँ, अभी दानिश कुरैशी ने कहा कि ये डकैती शब्द सही नहीं है, तो दानिश कुरैशी, जब पीएम को चौकीदार चोर है कहा गया, जब पीएम केयर्स को चोरी कही गई, तब आपने चोरी और डकैती शब्द के लिए आपत्ति दर्ज की? भैया
जब एक महिलाओं आचार्य के अगर गहने डकैती छिनवाए शब्द गए, उस बिहेवियर महिलाओं को के अगर एक्सप्लेन मंगलसूत्र करने के लिए छीने बोला गए, जाता है, उजरे कराने कोई की अतिक्रमण बात करी बोलता है, गई, कोई तब डकैती आपकी बोलता है, बात- कोई लूट और जब बोलता आपके है, पैगंबर तो को गाली आपके दी पेट गई, में बड़ी आग जब लगी। मोहम्मद पर जब प्रॉफिट को पीएम गाली ये दी कौन गई, लगातार बीच में निपुण शर्मा के मामले में जब आप कर रहा है, कुछ बीच नहीं में कौन है बोले, बज रहा है राजा के ऑर्केस्ट्रा ऊपर की आप तरह? कुछ नहीं बोले। ये अजय ऑर्केस्ट्रा वर्मा, की तरह कौन बज रहा है? अजय वर्मा, अभी सिर्फ आप ही हैं, लगातार कोई अभी एक सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट ही बज हैं रहा है। मेरे पास अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए। मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ लगातार बज रहा है। कौन है ये कौन है खामखा? ये खामखा कौन बीच में ऑर्केस्ट्रा की तरह बज रहा है? हाँ, धन्यवाद। अब देखिए दूसरी बात अभी एक अतीक जी ने कही कि देखिए ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, वक्फ इज ए गवर्नमेंट बॉडी, इसको मुसलमानों का मानो ही मत। तो मान्यवर जब फिर इसमें एमपी को लाया गया, डीसी को लाया गया, तो ये क्यों बोला गया नॉन मुस्लिम आ गए? कितने लोगों ने अपने बाल उखाड़ लिए उसकी वजह से, अपने सारे जो बचे जो भी बाल थे मतलब वो ऐसे खींचने लग गए कि नॉन मुस्लिम आ गए। अरे गवर्नमेंट बॉडी तो फिर नॉन मुस्लिम को आने के लिए क्या समस्या थी भाई? और तीसरी बात ये देखिए, अतीक साहब हो या दानिश साहब हो, वो नहीं चाहते कि मेरे जैसे पसमानदा को उनका अधिकार मिले। ये सब सैयद समाज के लोग हैं, ये अपर कास्ट है। अभी तक ये लोग जो है वक्फ की प्रॉपर्टी कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर खा जाते थे, तो इसीलिए अब वो नहीं चाहते कि 85% 90% पसमानदा को उनका अधिकार मिले, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं? आतिकुर साहब आ रही हूँ। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना मैं सुनता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश के पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। और बफ सुन लीजिए, बफ उन्हीं की संस्था है, कोई पाकिस्तान की संस्था नहीं है, कोई अफगानिस्तान की नहीं है। तो बफ के सारे अफसरों को, सारे कर्मचारियों को, बफ के नेताओं को, बफ के मंत्री को डकैत कहा गया है। इन्होंने एक सज्जन ने आपके डीबी में भी डकैत की उपाधि दी है। ये असंसदीय शब्द डकैत के खिलाफ मैं अनुरोध करूंगा बफ बोर्ड कोर्ट में जाए, इनके खिलाफ मुकदमा करे, ताकि ऐसे लोगों को सबके सामने चेहरा बेनकाब हो जाए। तो फिर बिल्कुल ठीक है। आप सनातन को डेंगू कह लो, मलेरिया कह लो, मंत्री को गाली दी जा रही है, और हम आज नरेंद्र कितनी मोदी पीड़ा की हो गई सरकार को वर्मा गाली जी, दी जा रही है। ये वास्तविक पीड़ा है आपकी, डकैत कहा ये जा रहा है, दिखाती है पीड़ा को डकैत कहा जा रहा है। सनातन के पक्ष में है भाजपा और के कितना समर्थकों आप की। अपने लोगों के पक्ष में है। यही अरे अजय वर्मा जी, अजय जी मुझे जवाब सिर्फ इतना चाहिए, आचार्य मिश्रा, मुझे जवाब सिर्फ इतना चाहिए कि अगर आपकी सरकार ने वक्फ को असीमित शक्तियां दी, उसे मजबूत किया, तो जब असीमित शक्तियां लोगों को परेशान करने लगी हैं और सरकार बिल लाना चाहती है इनको लिमिटेड करने के लिए, तो दिक्कत क्यों, सवाल क्यों? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। अरे अनामिका जी, मने किसने करा है? सरकार बिल लाई है, जेपीसी में गया है, जेपीसी के ऊपर 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है इस देश में, हमने नहीं कराया। और उसकी सुनवाई होगी, जो निर्णय होगा माना जाएगा। जब निर्णय जेपीसी में चला गया, लेकिन बीच में ना बोले भाई प्लीज, अनामिका जी बीच में ना बोले, अनामिका जी बीच में ना बोले, बोलिए अनामिका जी सुन ले जरा, अपना जब जो भी निर्णय होगा जेपीसी पास करे, संशोधन करे, उसका निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्हीं की कमेटी है, वहीं जेपीसी है। अपोजिशन अपने सवाल भी दर्ज न करे। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल तो पूछे जाएंगे। तो किसी भी चीज पे सवाल दर्ज कराने के लिए, मतलब ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है, ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है। मंत्री को, अजय जी मैं मानूं कि ये विरोध सिर्फ दिखाने के लिए, विपक्ष वाला विरोध है ये, मैं बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है इस विरोध से। नहीं, ये देखिए, एक सज्जन ने यहां अभी बैठ के बफ मंत्री को, नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी के बफ के कर्मचारियों को डकैत कहा है। और मैं कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में डकैत डिपार्टमेंट है, कोई बफ का डिपार्टमेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान या यूएस से, दानिश जी जुड़ गए मेरे साथ, दानिश कुरैशी जुड़ गए, दानिश जी का रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक। अजय जी रुक जाइए, दानिश कुरैशी कुछ कह रहे थे सरकार में डकैत। अजय जी आ रही हूं सर, दानिश जी को बोलने लोग हैं, दानिश कुरैशी मुझे जवाब दीजिए सर, रुक जाइए, अभी जुड़े हैं, वो कट गया था, उनका फ्रेम चला गया था। दानिश कुरैशी, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जी मैं आपको एक बात बता दूं, अनामिका जी एक चीज आपको समझ लेनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि भाई वक्त जाया होता है, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये काटना पड़ता है, वो काटना पड़ता है। आप देखिए इसी दौर में पिछले 10-12 सालों में हम मुसलसल देख रहे हैं कि अलग अलग मस्जिदों के लिए टारगेट बनाया जा रहा है कि भाई ये पहले मंदिर था, वो पहले मंदिर था, तो चीजें अदालत में ही है ना, आप समझिए। तो आप अगर अदालत भी के जाने नहीं देंगे तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब पूरा मामला खत्म कर दिया जाए? और दूसरे नंबर की बात,
तीन बड़े राज्यों की बात की जाए तो तीन बड़े राज्यों के अंदर में करीब 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन आपको देखेंगे तो ओडिशा के पास है, आंध्रा के पास है, बहुत सारी जमीनें हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के पास भी है। तीसरे और आखिरी नंबर की बात मैं आपको बताऊं, कोई भी आदमी अगर कोई भी चीज क्लेम करता है तो अगर कानून की थोड़ी सी भी समझ है किसी के पास तो वो ये समझ ले कि पहले बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अदालत में कि आपके पास क्या आधार है, उनके उन आधारों के नहीं तो सर जब वक्फ के खिलाफ कोर्ट जाने की इजाजत ही नहीं है, दानिश जी मुझे ये बताइए, जब वक्फ के खिलाफ कोर्ट जाने की इजाजत ही नहीं है, आपने ज्ञानवापी का जिक्र किया, आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, सारे मामले कोर्ट में गए थे, लेकिन वक्फ का कोई मामला कोर्ट नहीं जा सकता है, तो आदमी शिकायत कहाँ करेगा फिर? मैं बताऊं नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए सुनिए मैं आपको बात बताऊं, दरअसल ऐसा नहीं है। इसमें मामला यह है कि कोई ये कहता है कि ट्राइब्यूनल का एपिलेट अथॉरिटी नहीं होता तो वो बेवकूफ बनाने की बात है। एपिलेट अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें जाया जा सकता है। अगर किसी के पास अज्ञानता है तो उसमें तो उसका तो मैं क्या इलाज कर सकता हूं, आप उसमें इजाफा कर लीजिए, पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गए हैं, बहुत सारे मैटर गए। मैं आपको अगर गुजरात अहमदाबाद का एक जजमेंट दिखाऊं जिसमें गुजरात सरकार को 60,000 करोड़ रुपए चुकाने की बात की थी, वो वक्फ का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी है। ठीक है, शहजाद फिर अतीकुर साहब के पास जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए 10 सेकंड शहजाद रुकिए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा शहजाद 10 सेकंड। जो बेवकूफ बनाने की राजनीति कर, अच्छा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रही है कि वक्फ के आगे जाया नहीं जा सकता, वो बिल्कुल गलत बात है। एपिलेट अथॉरिटी उसकी है, उसमें जाया जा। चलिए शहजाद। चलिए मैं अनामिका जी दानिश जी की बात से शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि अनामिका जी का एक संस्थान है, हिंदू संस्थान है, और उसका और मेरा डिस्प्यूट हो गया ज़मीन को लेकर। क्या अनामिका जी के ट्राइब्यूनल में जाऊंगा मैं? क्या अनामिका जी और मैं दोनों सिविल कोर्ट जाएंगे? तो बाकियों के लिए भी सिविल कोर्ट की व्यवस्था है, तो इसको भी सिविल कोर्ट की व्यवस्था दो ना। आपके केस में ट्राइब्यूनल हो और दूसरों के केस में ट्राइब्यूनल ना हो, दूसरों के केस में सिविल कोर्ट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान वाले हैं ना आप तो। दूसरी बात, अभी अजय वर्मा जी को बुरा लगा, बीच में नहीं। अनामिका जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलिए शहजाद, आप बोलिए। पॉइंट बात रखता हूं, तो थोड़ा सा प्लीज। हाँ अनामिका जी, अभी यहाँ पर एक व्यक्ति को देखिए, आचार्य जी बैठे हैं हमारे साथ, आचार्य जी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने फितरत को डकैती बोला तो उनको इतना भड़कने लग गए अजय जी। अजय वर्मा जी, जब देवता को भगवान नहीं है ये बोला गया, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर बोला गया, हिंदुत्व आईएसएस है बोला गया, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका को नाटक बोला गया, कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया ये बोला गया, जब पैगंबर साहब को मोहम्मद प्रॉफिट को गाली दी गई, ये सारा चीज बोला गया, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, तब अजय वर्मा की मुंह पर कुंडी लगी थी, मुंह पर कुंडी लगी थी, कुंडी लगी थी, कुंडी। सगे नहीं हो तो पार्टी के क्या सगे होंगे? आप क्यों लगी थी? इस्लाम के सगे नहीं हो, धर्म के सगे नहीं हो। ऐसे टिप्पणी मत कीजिए अजय जी, प्लीज। अजय जी सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, किसी के धर्म, किसी की पर्सनल चॉइस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। अजय जी प्लीज, किसके सगे हो? किसी के धर्म, किसी की पर्सनल चॉइस पे कुछ नहीं बोलेंगे। जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, लुटेरों के सगे हो। सबको ठग लिया इन्होंने नायडू को ठग लिया, इन्होंने चिराग पासवान को ठग लिया, इन्होंने उद्धव सेना को ठग लिया, इन्होंने आप कांग्रेस में हो क्या? पार्टियों को ठग लिया। हो क्या? ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो, ऐसे ही मुंह उठा के डिबेट में आ जाते हो। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। तो बुरा लगता है कांग्रेस तो आप तो अच्छा ठीक है, पर्सनल मत होइए अतीकुर रहमान जी, सर पर्सनल मत होइए। शहजाद आपको भी बोलूंगी, पर्सनल मत होइए, वो भी हमारे मेहमान है, आप भी हमारे मेहमान है। अतीकुर रहमान। अनामिका जी, उम्मीद है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड के पास अनलिमिटेड पावर है, कम से कम ये कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई। कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है, ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक में मामले गए। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि शहजाद जी अगर ये बता सकें कि अगर ये जो दावे हो रहे हैं कि भाई उंगली रख दी अगर वक्फ बोर्ड ने तो वो जमीन उनकी हो गई, तो क्या वक्फ की जमीन बेची या खरीदी जा सकती है? ना वक्फ की जमीन खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। तो अगर कब्जा वक्फ बोर्ड का हो गया तो कब्जा होने के बाद में वो जमीन किसके पास आएगी? उस जमीन के ऊपर। अतीकुर साहब मुझे ये बताइए, प्राइमरी आपको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा ना? सबसे पहले आपको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा, डिस्प्यूट होता है तो। वक्फ अगर कहता है कि ये जमीन हमारी है तो आपको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा ना, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्या कोर्ट के पैरेलल व्यवस्था है ट्रिब्यूनल वक्फ की?
मैं जवाब दूं अनामिका? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ अतीकुर जी से। हाँ बताइए। ये दानिश जी ने कहा ना कि भाई ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आप जा सकते हैं कोर्ट में। मेरा सवाल यह है कि पहले तो ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा ना, पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। तो ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कोर्ट के पहले है। देश में न्याय की व्यवस्था कोर्ट के थ्रू है, फिर वक्फ के लिए अलग से व्यवस्था क्यों? आर्मी और नेवी की जमीन के ऊपर जब कब्जा होता है तो उसकी अपनी ट्राइब्यूनल पे पहले अपील होती है ना। सर आप वक्फ को आर्मी से कंपेयर कर रहे हैं, अब आप वक्फ को आर्मी से कंपेयर कर रहे हैं। मेरा सवाल है, मैं बीजेपी को एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या वक्फ की जमीन बेची या खरीदी जाती है, जा सकती है? पूछिए इनसे। नहीं बेची खरीदी जा सकती है तो वक्फ की जमीन दावे के बाद किसके पास आई? ठीक है आचार्य मिश्रा, आ रही हो शहजाद। आचार्य मिश्रा। आतिक जी, बड़ा मुझे एक बात बड़ा सुन करके शहजाद पूनावाला जी की और जो अजय वर्मा जी की, दोनों की बातें सुन करके लग रहा था कि अजय वर्मा जी आज कांग्रेस प्रवक्ता नहीं बल्कि मुस्लिम प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, और शहजाद पूनावाला जी वालों को सुन करके लग रहा था कि नहीं जी बीजेपी प्रवक्ता नहीं हिंदू प्रवक्ता बनकर के बैठे और दो लोग एक दूसरे पर बात कर रहे थे। खैर ये डिफरेंट विषय है, लेकिन मैं एक बात पूछ लेता हूं। मैंने डकैत कह दिया तो उसको लेकर के सब लोग एक साथ चिल्लाना प्रारंभ हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब वक्फ जो है किसी पर क्लेम करता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं जो 1500 साल पुराने उस गांव के उसके पास हैं? किसने उस गांव को वक्फ को दान दिया था? मुझे प्लीज उसका प्रूफ यहां पर कोई एक प्रवक्ता बता दे, उसके बाद मैं मान लूंगा कि मैंने डकैत सब गलत कहा और मैं यहां माफी मांगूंगा। साफ बता रहा हूं, एक मंदिर का, जिस मंदिर के ऊपर क्लेम कर दिया जाता है जो 100-150 वर्ष पुरानी है, किसने वो मंदिर दान की थी? कृपया उस दानदाता का एक नाम प्लीज बता दीजिए जिसने वक्फ को दान दिया होगा, मैं यहां पर मान लूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा मैंने डकैत गलत कहा था। मुझे उस 1500 वर्ष गांव को किसने दान किया था भाई वक्फ को, जरा बताना। दानिश जी बताओ। सुन लीजिए मैं जवाब दूं जी, मैं जवाब दूं। अब सुन लीजिए। हाँ, सुन देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो यार, मैं तो दान पूछ रहा हूँ भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं भारत का व्यक्ति हूँ, सनातन का व्यक्ति हूँ। मैं तो उन गाँव वालों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, किसने दान किया था? सुनने दीजिए, ये तर्क तो देने दीजिए, बोलने दीजिए दानिश। अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि ये जो भी लोग हैं ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी के साथ में बात कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल जो है ये बहुत बात का स्टेज है। सबसे पहले तो अगर कोई भी अरे सुन लीजिए, देखिए ऐसे बीच में बोलेंगे तो नहीं। आप व्यवस्था बताइए सर, फिर जवाब दे दीजिएगा, पहले व्यवस्था बता दीजिए। थोड़ा सुनने का मापदा रखिए। हाँ जल्दी से। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ के पास अगर उसके बेसिक डॉक्यूमेंट है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है, तभी वो मामला पहुंचेगा ट्राइब्यूनल में, नहीं तो नंबर ऑफ केसेस। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर 1500 साल पुरानी जमीन पर आप कह रहे हैं हमारा कब्जा है, तो पेपर्स कहाँ से आएंगे? किसने दान किया तो बता दो प्लीज। हाँ मैं बताऊं कैसे आएंगे, सुनिए मैं आपको बताऊं कैसे आएंगे। सुनिए मैं आपको बताऊं, दुनिया जब से एग्जिस्ट कर रही है ना, सुनिए दुनिया जब से एग्जिस्ट कर रही है, अगर तुम पिरामिड के पेपर मांगने जाओगे तो कहाँ मिल जाएंगे? तो पेपर नहीं है। अच्छा पेपर नहीं है, गांव आपका हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, बिना किसी सर पैर की बात किया करो भाई। इस बात को अगर लोग हाजमा की गोली खाएंगे ना तो भी हजम नहीं हो पाएगा कि जी मेरे पास पेपर नहीं है, मैं उस पर अपना कब्जा मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे चोर डकैत गलत कहा जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हो यार, आपको बुरा लग जाएगा। हाजमे की अरे भाई ऐसी कॉमेडी नहीं चल रही यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, कैसी लताड़ लगाई आपको? हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि पूरे भारत को वक्त की संपत्ति बोल दो। दानिश जी एक मिनट सर, मुझे वाइंड अप करना है। अजय जी अभी कमेंट लेना है। आप लोगों को ऐसा डाटा। शहजाद हाँ पर अनामिका जी आप बताइए, पिरामिड के भी पेपर नहीं है, इसलिए वक्फ के पास कोई पेपर होने की आवश्यकता नहीं। अगर ये कुतर्क दिया जाए दानिश जी के द्वारा कि पिरामिड के पेपर, भाई पिरामिड बनाने वाले तो पता है ना कि कौन बना के गया था, पिरामिड कौन बना के गया था वो पता है हमें। ये वक्फ का गांव, ये मंदिर वाला गांव कैसे आ गया वक्फ में? 1500 साल पुराना, जबकि इस्लाम नाजिल हुआ कुरान पाक नाजिल हुई 1400 साल बाद, तो कैसे हो गया ये?
इसका एक्सप्लेनेशन तो दीजिए कुछ भी आओ कुछ भी बोलते जाना है। पिरामिड से कंपेयर कर रहे, कभी आर्मी से कंपेयर कर रहे, कोई तो लॉजिक रखे भाई। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अजय जी माफी चाहूंगी मैं वापस आपके पास नए पर लास्ट कमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही।